जी वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे 9 मई के वाक़या जुडिशल जो के कमीशन बनना था उसके ऊपर, और इसके ऊपर के जुडिशल कमीशन के टीआरओस कैसे होंगे, कितने महीने में जो है वो केसेस जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। खैर अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है फ़ारूक अफजल साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, इनको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आगा मसूद साहब भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हम देख रहे हैं कि एक डेढ़ हफ्ते पहले जो एक सऊदी वफ्द आया था, अब बिजनेसमैन का एक और जो है वो डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान में और बड़ा इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फारूक अफजल साहब, आप कैसे देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट को? कितनी इन्वेस्टमेंट हमारे जो ये करने जा रहे हैं बिजनेसमैन, ख़ासतौर पे सऊदी अरब है, कतर है और दूसरे ममालिक भी हैं यूएई के, कितनी फ्रूटफुल होगी वो पाकिस्तान के लिए? जी थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में बुलाने का जी। अच्छा देखिए, बात ये है कि SIFC के तहत जो एक प्लान था वो जो है कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्री से, उसमें कतर, UAE और सऊदी अरब वगैरह को ज़्यादा ऑफर की गई है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और जो मेन सेक्टर्स हैं वो वैसे तो एग्रीकल्चर और माइनिंग है, और लेकिन उसके साथ IT भी है, लेकिन प्रॉब्ली आई मीन वी आर मेन फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। अच्छा, वो जो वफ्द आया, देखिए बात ये है कि पहले तो बातें हो रही थी कि $25 बिलियन का आएगा हर मुल्क से, तो प्रॉब्ली वी वर लुकिंग एट लाइक $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान। फिर वो कम हुआ कि जी $10 बिलियन करेंगे। लेकिन अभी भी जो वफ्द आया, देखिए अभी तक मेरी नजर से तो नहीं गुजरा कि कोई एग्रीमेंट साइन हुआ हो। आई डोंट नो हाउ मच वी वर प्रिपेयर्ड टू ऑफर देम द प्रोजेक्ट्स कि उसमें उन्होंने साइन किया हो और कोई मटेरियल किस्म की चीज कोई हुई हो, जैसे कहीं कॉन्क्रीट किस्म का। तो आई हैवंट सीन सच एग्रीमेंट। और अगर हुआ हो तो वो फिर हमें जाहिर बात है कि मीडिया में भी आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ, नॉट MOUs। क्योंकि MOUs तो साइन बहुत होते हैं, लेकिन वी वुड लाइक टू सी द एग्रीमेंट्स एक्चुअली, कि जी उसका भी टाइम लाइन होगा, कितने अरसे में पैसे आएंगे, किस तरह होगा, पैसे आना शुरू हो गए हैं, और एवरीथिंग शुड बी बेसिकली इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो अभी तक नजर तो नहीं आया, लेकिन जो बज़ाहिर बातें हैं वो तो यही है कि जी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो बातें तो हो रही हैं, बट वी वुड लाइक टू सी इन प्रैक्टिकल व्हाट इज कमिंग इनटू पाकिस्तान। ठीक है। तो ये है लेकिन इसके साथ जो है कहीं ना कहीं फारूक साहब, इसको भी SIFC को जो है वो CPEC से भी जोड़ा जाता है कि जैसे CPEC की पूरी जिम्मेदारी पाक अफवाज ने ली है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, इसी तरह जो इस इन्वेस्टमेंट की भी जिम्मेदारी जो है वो शायद उसी इदारे के पास हो। तो अगर ये वाली एश्योरेंस मिल जाती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को, तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए या इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, दैट इज ऑलवेज जो पीस होता है ना, अमन होना किसी मुल्क में, और जो स्टेबिलिटी होती है इकोनॉमिक, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जो पीस की स्टेबिलिटी होती है, दे आई मीन द फॉरेन इन्वेस्टर्स मस्ट सी दैट कि जी इस मुल्क में पीस भी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, विच आई फील दैट वी स्टिल हैवंट अचीव्ड दोज थिंग्स एक्चुअली। अभी देखिए, लास्ट आपको याद होगा कि 2-3 महीने कबल भी चाइनीज को मार दिया गया था, वो जो बादशाह टाइम के लोग थे। अब उसका जो असर जाता है वो बाहर के मुल्कों में जाता है कि यार इनके यहाँ तो सिक्योरिटी भी नहीं है, पीस भी नहीं है, तो वो एक मैसेज जो जाता है वो बड़ा गलत जाता है उस तरफ, इस तरह हो रहा है। अभी हमें ये पहले शो करना होगा। मेरा अपना ख्याल है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना आसानी से अट्रैक्ट नहीं होंगे until unless वो I mean they see that के security and peace stability is there, and secondly political stability is there, because हमारे यहाँ देखिए जिस तरह अभी तक जो गवर्नमेंट है जो भी आ रही हैं, कोई भी हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो इतना यानी कि लॉन्ग टर्म वो नहीं होती हैं। हालांकि SIFC ने कहा है कि जी हम जो इन्वेस्टमेंट आएंगे हम 30 इयर्स के लिए उनको गारंटी देंगे, सॉवरेनिटी देंगे उनको कि जी कोई चेंज नहीं होगा और एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ शो करना पड़ेगा ना। तो मैं उसी गारंटी की बात कर रही हूँ ना फारूक अफजल साहब, मैं वो उसी गारंटी की बात कर रही हूँ कि जिस तरह हमने CPEC के लिए वो गारंटी दी थी। तो मुझे लगता है कि ये जो SIFC है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार हमारे सिपा सलार का भी है, उनको यहाँ लेकर आने में और बातचीत करने में कि इन्वेस्टमेंट आए, ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में और एनर्जी की जो हम बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। देखिए, मैं ये बताऊं आपको कि हमने जो इन्वेस्टमेंट पहले भी आए, IPPs के जो इन्वेस्टमेंट हुआ आपके सामने ही है ना, हमें क्या कुछ ऐसा दोबारा तो कुछ नहीं होगा कि ऐसा इन्वेस्टमेंट हो ओने पोने टाइप का, या उन कंडीशंस पर हो कि जिसमें हमारे मुल्क की भी जो चीजें हैं वो उसको सामने रखा गया है कि रखा गया है। क्योंकि देखिए IPPs को आज तक भुगत रहे हैं,
ठीक है ना। उनको जो 30 इयर्स की दी गई थी, आप वो बिजली पैदा करें या ना करें, वी आर पेइंग देम बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी एक्चुअली। तो इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा हो उससे हमारी अपनी सॉवरेंटी या हमारे जो लोग हैं, जो हमारा जो जिस खित्ता को दिया जाएगा, आया वी आर गेटिंग दैट प्रॉफिट और नॉट आउट ऑफ दैट। देखिए ये इन्वेस्टमेंट तो आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान उससे क्या अर्न कर रहा है, क्या हमने उसको प्रॉपर उसी प्राइस पे बेचा है कि जो आई मीन जैसे होना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो ये भी देखने की जरूरत है ना, अभी हमें तो नहीं पता। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं इस बात पे जो है ना आगा साहब से पहले एक सवाल कर लूँ, उसी बात पे आऊँगी और कंटिन्यू करूँगी यहीं से। आगा साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे फारूक अफजल साहब की, इकॉनमिस्ट हैं, बहुत अच्छे, और बड़ा अच्छा तज्जिया उन्होंने ये दिया है कि, लेकिन उन्होंने बात की कि पीस, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। हमारे पास तो तीनों नहीं है। आगा साहब, आपको मेरी बात आ रही है? उन्होंने बहुत सही बात की है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अभी आप देखिए कि जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने वाली थी वो गंदे स्कैंडल से और भी मतलब ये खराब हो गई। और जिस तरीके से आप देखें, आप जॉब अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर ऑलरेडी मतलब ये कि आप उसको नई टेक्नोलॉजी से उसको प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो जॉब्स नहीं देता। लेकिन जो जॉब्स क्रिएट होती है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से होती है। अगर अब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तो कोई हमने पॉलिसी बनाई और हमने इन्वेस्टमेंट लिया तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। जो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि वो गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते हैं। अच्छा, ही वांट्स टू एस्टैब्लिश एन ऑयल रिफाइनरी इन गवादर। लेकिन उस सिलसिले में भी आपको मालूम है बड़ी पेचीदगी पैदा होगी, और जिसको मैं मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त नहीं डिस्कस करना चाहता। लेकिन जैसे अभी फारूक अफजल साहब कह रहे थे और मैंने उन्हें वहाँ पे कता कलामी माफ़ करके जो रोका, उनको एक कहा कि आप थोड़ी देर रुके, मैं आगा साहब से बात करूँ। मेरा मकसद ये था कि मैं आपसे ये पूछूं, जैसे रेकोटेक का मंसूबा है उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम माइनिंग की बात करें कि हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट हम माइनिंग से लेकर आएंगे, रेकोटेक में हमें कितना फ़ायदा हुआ ये ऑन रिकॉर्ड सबको पता है क्या है। थर्कोल पावर जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, और फिर हमने सुई सदरन गैस की बात करते हैं, सुई के मुकाम से गैस निकल रहा है, वो उसके रिजर्व्स खत्म हो गए हमारे पास। तो हम क्या जो इन्वेस्टमेंट अब करने जा रहे हैं फ्यूचर में ये SIFC के तहत, तो क्या हमारे मुल्क को, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, या जो दूसरे मुल्क आ जाएंगे अपनी मशीनरी लेके और हमारे रिसोर्सेज निकाल रहे होंगे उनको फ़ायदा होगा? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो अपनी मशीन वगैरह लेकर आएंगे। देखिए, रेकोटेक को मेरा ख्याल है कितने साथियों मैंने देखा है रेकोटेक के बाद हम उन्हीं के जहाज में गए थे, रेकोटेक को हमने देखा। रेकोटेक में अब भी मैं आपको बता दूं वहाँ चोरियां हो रही हैं, वहाँ से बाकायदा लोग सोना निकाल के ले जा रहे हैं। कभी किसी अखबार नवीस ने लिखा ये। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हमें ईमानदारी से पहुंचना चाहिए कि हम ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, इससे पहले भी वन विंडो ऑपरेशन हुआ करता था पाकिस्तान में कि आप वन विंडो ऑपरेशन लेकर आए, हर चीज आपको फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन देखिए, यहाँ हमारे यहाँ दरअसल हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, हमारे पास किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है। जब पॉलिसी नहीं है तो जाहिर है कि लोग आएंगे, आपने बातचीत करके चले जाएंगे। लेकिन मैं सऊदी डेलीगेशन और कतर डेलीगेशन के बारे में बता दूं, आई एम क्वाइट श्योर कि दे वांट टू एस्टैब्लिश सम ऑयल रिफाइनरी इन गवादर। लेकिन उस पर भी मैं बता रहा हूँ कि बड़ी पेचीदगियां पैदा होंगी। अब ये कैसे होगा, किस तरह होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इसमें चीन को भी अगर आपने इन्वॉल्व नहीं किया और चीन से आपने अगर कोई राय नहीं ली तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल जो है वो, और पाकिस्तान अपनी टर्म्स भी सामने रखे कि जो लेबर होगी वो यहाँ ट्रेन भी होगी। जैसे हमने याद है बात की थी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे तो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए जाए जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जो इंडस्ट्रीज में यूज होंगे स्किल्स, ताकि यहाँ से रोजगार। एक बात सुनिए, मैं एक बात बताऊँ। बात असल ये है कि ये सेकंड फेज है सीपैक का। सेकंड फेज के अंदर दो तीन चीजें ये हैं कि वहाँ इकोनॉमिक जोन्स बन गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जोन्स में जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन इकोनॉमिक जोन्स को ऑपरेट करने के लिए उसकी बेपनाह पब्लिसिटी भी चाहिए ना। आप जैसे मिसाल लेबर भी तो चाहिए, स्किल्ड लेबर भी तो चाहिए पब्लिसिटी के साथ साथ। हमारे पास देखिए है, बिल्कुल, हम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया, चाइना ने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है। यही बात मैं कहना चाह रही थी कि जो इकोनॉमिक जोन्स बनाए तो फिर हमें अपने स्किल्ड लेबर भी वो करना चाहिए। ठीक है, जिस सूबे से वो गुजर रहे हैं उसके अलावा भी बाकी सूबों से जो है वो यूथ जा सकती है, स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट हो सकती है, ताकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर हो। फारूक अख्तर साहब, आप क्या कहेंगे? जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे, रेकोटेक का मामला है, थर्ड पावर जो है कोल प्रोजेक्ट है, और भी इस तरह के कई माइनिंग के प्रोजेक्ट हैं, उसमें हमारा एक्सपीरियंस कोई खास अच्छा नहीं रहा है।
देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको कि आई एम सॉरी टू से, अगर आई डोंट नो आपका प्रोग्राम है, मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कदगन लगे होते हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए, पहला हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक काम कर रहा था एग्जिस्टिंग। अब उसके पैरेलल अगर आप SIFC बनाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों बनाया गया है। बजाय ये कि हम जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया इतने सालों से, और जितने भी प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं भी ऑलरेडी आफ्टर 18th अमेंडमेंट, तो हमने उनको सही तरीके से उनको एक्टिवेट क्यों नहीं किया कि इन्वेस्टमेंट तुम करते। देखिए, अभी मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सेटअप था, अभी जो CPEC के जरिए इकोनॉमिक जोन बने, अभी सिर्फ 3 बने हैं, अभी तो 9-10 बनने हैं। और बजाय ये कि हम उसको चाइना ने उन इकोनॉमिक जोन को फिल करना है अपनी इंडस्ट्री के साथ भी, ठीक है, लेकिन हमने जियो पोलिटिकल सिचुएशन हो चुकी है कि हमने चाइना को थोड़ा सा पीछे किया हुआ इस वक्त। तो अगर हम वही इन्वेस्टमेंट ले आए, इंडस्ट्री लगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपको टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको तो आपको अपनी चीजें बेचने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेचे या अपनी आप माइंस बेचे। देखिए, आपको पहले स्टेबल होना है इकोनॉमिक वाइज, ठीक है, पॉलिटिकल वाइज और पीस वाइज। जब ये चीजें ओवर द पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स हो जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप पहले आएगा। अभी आपके यहाँ ये चीजें स्टेबल है ही नहीं, एंड यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट, ट्राइंग टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स कि पाकिस्तान में आप आए। अभी जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, वो लोकल इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी तो ठीक है। तो वो आप फॉरेनर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? पहले आप जो एग्जिस्टिंग सेटअप था उसको आप जो है ना रिफॉर्म्स लाकर उसको ठीक करें, 5-7 साल मुल्क में दिखाएं कि हाँ हमारे यहाँ सिक्योरिटी ठीक है, हमारे यहाँ पीस ठीक है, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है। हमारी गवर्नमेंट ही नहीं ठहरती कोई, तो बेचारे 5-6 देखिए उसकी वजूहात अगर मैं भी डिस्कस करना शुरू करूंगा तो मसले हो जाएंगे आपके लिए भी। वो छोड़े उस बात को, लेकिन चीज ये है कि अगर ये नहीं होता तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह कायम करनी है। अगर 2-2, 3-3 साल आते रहेंगे लोग, तो आप ये भूल जाए कि इन्वेस्टर को यहाँ पर आएगा, कोई नहीं आएगा, चाहे वो सऊदी हो या कतरी हो। देखिए, हर बंदा अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो ऐसे मुल्क में कैसे है कि जहां पर हालात ही पते नहीं है, अभी कत्ल और गारतगरी हो जाती है, फॉरेनर्स को मार दिया जाता है। ये एक बड़ी एक सोचने वाली चीज है कि हमें पहले अपने आप को ठीक करना है, फिर हम किसी को बोले मेरे घर में आओ। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फारूक अफजल साहब आपका, आगा मसूद साहब आपका प्रोग्राम में राय देने के लिए। आई होप आपको आज का प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश की कि हम ब्रीफली डिस्कस कर सकें SIFC की भी, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और पीस सिचुएशन के बारे में भी। इसी के साथ मुनीमा गुल और इनसाइड पाकिस्तान की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।